वेलकम टू इंग्लिश पावर चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके 8th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। अब ये ट्रेड क्या है? ट्रेड है व्यापार यानी बिजनेस करना। अब टेरिटरी क्या है? टेरिटरी का मतलब होता है ज़मीन का हिस्सा। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करने आई थी बन गई यहाँ की रूलर। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी थी जो कि ब्रिटेन से आई थी, यानी इंडिया में ब्रिटेन से आई थी व्यापार करने के लिए। लेकिन बाद में ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हुए कि यह बन गई यहाँ की रूलर। तो अब बात करते हैं औरंगज़ेब की। अब औरंगज़ेब उस समय पर बहुत स्ट्रांग रूलर था, यानी ईस्ट इंडिया के आने से पहले भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? मुगल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें जो कि औरंगज़ेब उस समय का बहुत स्ट्रांग यानी पावरफुल रूलर था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगज़ेब इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर कंट्रोल किए हुए था, और इसके जितने भी रूलर आए इसके बाद वो उस राजपाट को संभाल नहीं पाए, यानी इसके जो बेटे थे वो उस राजपाट को संभाल नहीं पाए। तो जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई तो क्या चेंजेस देखने को आए कि जो मुगल गवर्नर्स थे, सूबेदार थे, ज़मींदार थे, उन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए, यानी अपने अपने छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बना लिए, जिसकी वजह से जो दिल्ली उस समय बहुत इफ़ेक्टिव सेंटर माना जाता था, पावरफुल सेंटर माना जाता था, अब वो हो गया कमज़ोर। वहाँ के राजा की जो पावर थी वो हो गई कम। अब स्क्रीन पे बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। ये है हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। हु फाउंड एन इंडियन रूट। अब ये व्यापार तो करने आ रहे थे, लेकिन किस रूट से आ रहे थे, किसने इस रूट को फाउंड आउट किया था, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब उस वक्त के जो राजा थे उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह की, जो कि किंग थे पंजाब के। उसके बाद मुर्शद कुली खान जो कि नवाब थे बंगाल के, और टीपू सुल्तान जो कि किंग थे मैसूर के। ये तो चल रहा था सब कुछ, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, ये सारे पॉलिटिकल जो डिवीज़न हो रखा था ये इंडिया में हो रखा था। अब ब्रिटेन में क्या चल रहा था? अब जो ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या सोच रही थी कि ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर व्यापार करना चाहिए और वहाँ की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना चाहिए, यानी व्यापार बिजनेस करना चाहिए। अब उसी समय 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन जो है इंग्लैंड की रानी थी, तो उन्होंने जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी के पास जाकर रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें एक चार्टर दे, यानी परमिशन दे, जिसकी वजह से ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाके वो ट्रेड कर सकें। तो रानी ने इस रिक्वेस्ट को मान लिया और कहा कि ठीक है, वो चार्टर देंगी, आपको एक परमिशन देंगी, जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जाकर इंडिया में ट्रेड कर सके या ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर ट्रेड कर सके। अब इंग्लैंड से कोई और कंपनी तो जाएगी नहीं वहाँ पर। अब इंटरनल कंपटीशन तो नहीं था इन लोगों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंटरनल कंपटीशन नहीं था, लेकिन अदर कंट्रीज से उनको कंपटीशन था। स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर वॉज देयर, यानी जो दूसरी यूरोपियन पावर्स थी उनसे उनको कंपटीशन करना पड़ रहा था। अब इंडिया में जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते थे, और जैसे कॉटन, इंडिगो, सिल्क, मसाले, इस तरीके की जो चीज़ें थी वो इंडिया में बहुत सस्ते और अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। तो ये लोग क्या करते थे, जो दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज थी वो यहाँ पर आकर इन सामानों को खरीद के लेके जाती थी और आकर ये महंगे दामों पर बेचते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब सभी सेम गुड्स खरीदने लगे तो डिमांड गई बढ़। अब डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए। अब जब डिमांड और प्राइसेस बढ़ गए तो प्रॉफिट होने लगा कम। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत कम प्रॉफिट होता था, जितना पहले होता था उतना अब उन्हें नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके कंपटीशन में और लोग भी आ गए थे। अब आगे जाके क्या हुआ कि जो वास्को द गामा थे उन्होंने एक सी रूट को डिस्कवर किया था। कब किया था सी रूट डिस्कवर? उन्होंने 1498 में सी रूट डिस्कवर किया था। अब वास्को द गामा जो कि यूरोप से आए थे उन्होंने इस रूट को डिस्कवर किया, लेकिन यहाँ से और भी दूसरी कंपनीज आने लगीं, जैसे
फ्रेंच, डच, तो ये सभी इस रूट से ही आते थे। अब जब सेम रूट से ये लोग आते थे तो ट्रेडिंग जो कंपनीज थी उनमें होने लगी अब लड़ाइयाँ। अब वो कैसे होती थी? अब लड़ाइयाँ एक दूसरे की, ये तो शिप डुबो देते थे, रास्ता ब्लॉक कर देते थे, और तो जो ट्रेड थे वो होने लगे अब हथियारों के बल पर। उन्होंने एक आर्मी रखनी शुरू कर दी। अब उन्हें रखनी ही पड़ती थी आर्मी, क्योंकि एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ होती थी। तो जो ट्रेडिंग पोस्ट थे वो भी उन्हें आर्मी से प्रोटेक्ट करना पड़ता था, यानी अपनी आर्मी रखनी पड़ती थी और उससे उनको प्रोटेक्ट करते थे। अब ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब क्या है? ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब है जहाँ पर कंपनी अपना सारा सामान ले जाकर रखती है और वहीं से ले जाकर वो उसे बेचती है। अब अपनी जगह का इन्हें फोर्टिफिकेशन भी करना पड़ता था। अब फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किलाबंदी, यानी किलाबंदी भी इन लोगों को करनी पड़ती थी। अब इस किलाबंदी से लोकल रूलर्स को होने लगी प्रॉब्लम। अब आप कहोगे कि लोकल रूलर्स को क्यों प्रॉब्लम होने लगी थी किलाबंदी से? अब एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए अगर आपके घर के पास कोई आए और कहे कि हम क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो आप परमिशन दे ही दोगे कि हाँ ठीक है बैठ जाइए। लेकिन अगर वो आपके अंदर घर में आके इंटरफेयर करने लगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सेम इसी तरीके से उस समय के जो किंग थे इंडिया के, उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम होने लगी कि भाई ये तो यहाँ के फोर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, ये यहाँ कर अपनी शिप्स भी डुबो रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो इससे हो गए उनको प्रॉब्लम। अब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड शुरू कर दिया बंगाल से। अब जब ये जो ट्रेड शुरू हुआ था बंगाल से, सबसे पहली फैक्ट्री जो बनाई गई थी, यानी कि फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। जो सबसे पहली, यानी इंग्लिश फैक्ट्री का मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सबसे पहली फैक्ट्री बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1651 में, और ये कहाँ पर है? बंगाल में है। तो इसी के साथ कंपनी ने अब यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया था? वार हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे, ऑफिसेस बनाने शुरू कर दिए थे। अब वार हाउसेस क्या होते हैं? वार हाउसेस होते हैं जहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है सामान को, यानी प्रोडक्ट को संभाल के स्टोर करके रखा जाता है, उसको कहते हैं वार हाउसेस। अब 1696 में कंपनी ने अपना एक फोर्ट भी बना लिया, क्योंकि वो अब यहाँ क्या सोचने लगे कि अब यहाँ सेटल हो जाना चाहिए, यानी सेटल होने की सोचने लगे। ठीक इसके 2 साल बाद कंपनी ने कुछ ऐसे ऑफिसर्स, यानी राजा के जो कुछ ऑफिसर्स थे, उनको करना शुरू कर दिया ब्राइब। अब ब्राइब का मतलब है रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब इन्होंने ऐसा क्यों शुरू किया? क्योंकि जब ये यहाँ रहने की सोच रहे थे तो इन्हें लगा कि अब इनके पास कुछ पावर होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से अब ऑफिसर्स इनकी तरफ हो गए, यानी कि रिश्वत दे दी इन्होंने, तो इनको मिल गई अब दीवानी। अब दीवानी क्या होता है? दीवानी होता है परमिशन ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का इनको परमिशन मिल गई थी। अब कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने औरंगजेब को प्रोसिक्यूट किया, यानी कि उस पर जोर दिया कि वो उसे फरमान दे। अब फरमान क्या होता है? रिटन परमिशन होती है, जिससे कंपनी को मिल गए राइट्स टू ड्यूटी फ्री ट्रेड। अब जब कंपनी ट्रेड करेगी तो उन्हें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जब कंपनी ट्रेड करेगी तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा किसी को। लेकिन यहाँ पर अब एक बात देखने में आई कि जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो इस फरमान का जो मिला हुआ था इसका मिसयूज़ करने लगे। अब वो कैसे करने लगे? औरंगजेब ने कहा था कि जब कंपनी ट्रेड करेगी तो होगा ड्यूटी फ्री, लेकिन ऑफिसर्स ने तो अपने जो साइड बिजनेस थे उनमें इस फरमान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब इससे क्या हुआ? जो बंगाल के नवाब थे उनको होने लगे रेवेन्यू के लॉसेस, जिसकी वजह से जो कुली खान था वो हो गया कंपनी के खिलाफ। अब सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, वो भी उनके खिलाफ हो गया था, वह कंपनी के। अब उसने क्या किया कि जितने भी ग्रांट्स दिए हुए थे कंपनी को वो सारे उसने वापस ले लिए, ये कहकर कि तुमने नवाब को धोखा देने की कोशिश की है, ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है। इन सब की वजह से अब कंपनी और नवाब में दुश्मनी हो गई। अब जब दोनों में दुश्मनी हो गई तो कंपनी को नवाब ने सोचा कि इसको अपना पूरा कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब नवाब ने कैसे कंट्रोल किया कंपनी को? उसने जो है रेवेन्यू के लिए कहा कि अब कंपनी रेवेन्यू देगी नवाब को, और जितने भी फोर्टिफिकेशन वो कर रही हैं वो नहीं करेंगी, अब बंद कर देंगी। अब एक और स्टेप उठाया, एक जो कासिम बाजार था उसमें एक फैक्ट्री थी, उस पर भी उसने अपना कब्जा जमा लिया और जितने भी ऑफिसर्स थे उनको कर लिया कैद। एक और था जो कि कैलकाटा में उनका एक फोर्ट बनाया हुआ था उन्होंने, उस पर भी नवाब ने अपना कब्जा कर लिया। अब इन सब की वजह से हो गया एक युद्ध शुरू, बैटल ऑफ प्लासी।
अब ये जो युद्ध था बैटल ऑफ प्लासी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट युद्ध था जिसकी वजह से कंपनी का बंगाल पर इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया था। अब रॉबर्ट क्लाइव जो कि ऑफिसर थे कहाँ के, मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने एक फैसला लिया कि ये युद्ध लड़ेंगे नवाब से, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर एक चाल चली। जो मीर जाफर था वो था कमांडर सिराजुद्दौला की फौज का। उसको लालच दिया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बनाएंगे किंग ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से मीर जाफर युद्ध में पार्टिसिपेट करने नहीं गया और सिराजुद्दौला की हो गई हार, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हो गई और ब्रिटिशर्स जीत गए। इसके बाद मीर जाफर को बना दिया गया किंग ऑफ बंगाल। अब मीर जाफर तो बन गया था ब्रिटिशर्स का पपेट। अब मीर जाफर ने बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज कर दी, जिसकी वजह से कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और इसके अलावा उसको बहुत सारा लैंड दे दिया मीर जाफर ने कंपनी को फोर्टिफिकेशन करने के लिए। अब मीर जाफर कुछ समय बाद मीर जाफर को लगने लगा कि कंपनी उसके बहुत ज़्यादा ग्रांट्स ले रही है, तो उसे हो रहे थे रेवेन्यू के लॉसेस। अब मीर जाफर ने कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मीर जाफर का जो जितना भी राजपाट था वो सब छीनकर कासिम को दे दिया गया। अब सेम कुछ समय बाद कासिम भी इसी तरीके से कंप्लेन करने लगा कंपनी की कि भाई मुझे भी लॉसेस हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ग्रांट्स ले रहे हैं। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि एक और युद्ध लड़ा गया, वो था बैटल ऑफ बक्सर, जो कि किसके बीच लड़ा गया था? वो लड़ा गया था मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच। अब इसमें जीत किसकी हुई? जीत हुई इसमें ब्रिटिशर्स की। जैसे ही ब्रिटिशर्स जीते तो उन्होंने दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का किंग बना दिया। अब जब मीर जाफर किंग बने तो उनसे कहा गया कि आप हर महीने 5 लाख रुपए हमें देंगे, हमारे खर्च के लिए, यानी कंपनी के खर्च के लिए देंगे। अब 1765 में जब मीर जाफर की डेथ हुई तो कंपनी ने सारा अपने कब्जे में कर लिया, सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया। अब जब कंपनी ने सोचा कि अब सारा रूल हमने अपने उसमें ले लिया है तो अपने रूल को हमें और एक्सपेंड करना चाहिए। अब बंगाल ही नहीं, हमें अदर टेरिटरीज़ में भी जाकर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कुछ मेथड्स अपनाए। अब वो मेथड्स क्या थे? उसमें से एक तरीका था कि उन्होंने रेजिडेंट्स अपॉइंट किए। अब रेजिडेंट्स क्या होता है? ये ऐसे पॉलिटिकल एजेंट होते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस तरीके के एजेंट थे जो कि इंडियन जो राजा थे उनके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करते थे और इस तरीके की कुछ पॉलिसीज़ बनवाने की कोशिश करते थे जिससे कि इंडियन राजा जो है ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे कंपनी को हो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। इस तरीके की जो इंटरफेरेंस थी, इन सब चीज़ों में से निकल के आया एक सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या है? According to this, Indian rulers had to keep company's army for protection and make their payments, otherwise part of their territory was taken away as penalty। यानी कि इसमें क्या था कि जो इंडियन किंग्स थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो अपनी आर्मी रखें, उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो कंपनी की ही आर्मी को अपने प्रोटेक्शन के लिए रखें। और जो कंपनी की आर्मी थी उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी जो कि राजा पे नहीं कर पाता था। अगर राजा सैलरी पे नहीं कर पाता था तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ती थी, यानी फाइन देना पड़ता था। और इस पेनल्टी में क्या है? उसे अपने राज्य की कुछ टेरिटरीज देनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को, या फिर ब्रिटिशर्स छीन लेते थे। तो अब इस पॉलिसी के तहत अवध, हैदराबाद की ऐसी बहुत सी टेरिटरीज छीन ली गई थी, जिसकी वजह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर अपने ग्रिप बना ली थी। अब उधर साउथ में क्या चल रहा था? उधर साउथ में हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली के बेटे थे, उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है, वो स्टोरी भी सुना देती हूँ मैं आपको। जब टीपू सुल्तान ने टाइगर के साथ एक लड़ाई लड़ी थी, जैसे उन्होंने बिना हथियार की ये लड़ाई लड़ी थी। अब इस तरीके की लड़ाई में उन्होंने हथियार इस्तेमाल नहीं किए, वो टाइगर के साथ लड़ाई लड़ रहे थे और वो जीत गए। तो इसके लिए इनका एक नाम पड़ गया था कि टाइगर ऑफ
मैसूर, जिसे कहा जाता था टीपू सुल्तान को। अब टीपू सुल्तान जब 1782 में राजा बने तो इन्होंने ऐसे बहुत से डिसीजंस लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कि उनको पसंद नहीं थे। जैसे क्या लिया था पहला, कि मालाबार कोस्ट पर जहाँ पर ट्रेड होता था वहाँ उन्होंने उस ट्रेड के जो कोस्ट था उस कोस्ट को अपने अंडर कर लिया था। अब जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी ये कह दिया था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे, और ज़्यादातर जो डील होगी वो होगी फ्रेंच लोगों के साथ। और जो फ्रेंच के ही आर्मी भी उन्होंने अपने पास रखनी शुरू कर दी थी। आर्मी क्यों रखनी शुरू कर दी थी? जिससे कि इनको मॉडर्न एंड टेक्निक्स के बारे में पता चलता रहे। अब जब टीपू सुल्तान ने ये सारे स्टेप्स ले लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसको हुई? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर 4 युद्ध भी लड़े गए। अब ये 4 युद्ध किस तरीके से लड़े गए थे? इनको कहा गया था एंग्लो मैसूर वॉर। ये लड़े गए थे 1767 से 1799 के पीरियड में लड़े गए थे। अब ब्रिटिशर्स ने ये युद्ध हैदर अली खान और टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़े थे। इस लड़ाई का क्या रिजल्ट हुआ था? इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की हो गई डेथ। अब टीपू सुल्तान कि जब डेथ हो गई तो मैसूर पर कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का। बाद में एक और प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम थे मराठास, जिनके साथ इन्हें बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। अब इसे कहा जाता था एंग्लो मराठा वॉर, यानी ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी उन्हें कहा गया एंग्लो मराठा वॉर। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास, इतनी पावर आ गई है तो हमें अपनी पावर और बढ़ानी चाहिए। यानी कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि पैरामाउंट करना चाहिए, यानी कि अपनी सुप्रीम पावर को स्टेब्लिश करना चाहिए। ये लॉर्ड हैस्टिंग जो थे, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, गवर्नर जनरल थे ये उस समय। इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए। इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पूरे अपनी पावर के साथ पूरे इंडिया पर अब कंट्रोल करेंगे। अब उधर तो अफ़गानिस्तान पे इन्होंने इंटरनल कंट्रोल तो कर ही रखा था, यानी इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल तो कर ही रखा था, और रशिया से इनको थोड़ा सा डर था। लेकिन पंजाब पर इन्होंने अपना हक जमा लिया था, यानी महाराज रंजीत सिंह की डेथ के बाद इन्होंने पंजाब को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब ये सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में आ गई थी तो ब्रिटिशर्स ने अब अपने इस एनेक्सेशन के प्रोसेस में पंजाब को, अफ़गानिस्तान को तो अपने अंडर ले लिया था। लेकिन किट्टूर यानी उस समय जो कर्नाटक था, आज की डेट में हम कर्नाटक कहते हैं उसे, उस समय इसको किट्टूर कहा जाता था, पर अपना पावर यानी अपनी कंट्रोल करना चाहते थे। अब कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया, वो था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक और पॉलिसी लेकर आए। वो लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। अब वो पॉलिसी क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये क्या था? ये था जिसके पास अगर अपना कोई नेचुरल हेयर नहीं है, यानी कि अपना कोई बेटा नहीं है, तो वो सारा राज्य किसके अंडर चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। यानी अगर किसी के पास अपना खुद का बेटा नहीं है तो वो सारा राज्य जो है किसी और को नहीं, उन ब्रिटिशर्स को मिलेगा, यानी ब्रिटिशर्स उसे छीन लेते थे। अब इसके अंडर कौन कौन से आए थे, जगह आई थी? इसके अंडर आए थे ये वाले स्टेट्स, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, अब झांसी, ये सारे इसके अंडर आ गए थे। अब झांसी को तो आपने सुना ही होगा, झांसी की रानी को भी अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा था। अब वैरन हेस्टिंग ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जिसमें वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकें, यानी कि अब उन्होंने इतना बड़ा सारा एम्पायर बना लिया था, इतनी बड़ी कंट्री पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, तो अब उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना स्ट्रॉन्ग करना था। और इसके उस तहत भी उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो उन्होंने डिवाइड किया 3 भाग में, यानी 3 प्रेसिडीज़ में, 3 प्रेसिडीज़ में इंडिया को डिवाइड किया। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि वो ब्लू कलर से जो सर्कल दिया हुआ है वो 3 प्रेसिडीज़ में डिवाइड कर दिया था। प्रेसिडीज़ का मतलब होता है कि सीनियर लोगों को रखा जाता था वहाँ पर सारा कामकाज देखने के लिए। अब उस कामकाज में क्या देखा जाता था? उस कामकाज में देखा जाता था टैक्स पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रेड अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेवेन्यू अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कलेक्ट, ये सारी चीज़ें उस समय उनको देखनी होती थी। अब प्रेसिडीज़ के बाद लॉज को भी कोडिफाई करने की कोशिश की गई, यानी कि अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ कोर्ट बनाने चाहिए। अब कोर्ट में क्या बनाया था? इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था कोर्ट को, एक तो फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। अब फौजदारी अदालत में क्या होता था? फौजदारी अदालत में क्राइम जैसे चोरी, डकैती, इस तरीके के
केसेस को सॉल्व किया जाता था। और दीवानी अदालत में क्या होता था? दीवानी अदालत में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी केस होते थे, पैसे से रिलेटेड जितने भी केस होते थे, ये सभी सॉल्व किए जाते थे। फिर हर शहर में ऑफिसर्स भी रखे गए। ऑफिसर्स क्यों रखे गए? रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सही से फॉलो हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए ये ऑफिसर्स को भी रखा गया। फिर कंपनी को लगा कि अब उनके पास फुल फ्लेश्ड अपनी आर्मी होनी चाहिए, यानी उनके पास अपनी आर्मी होगी तो अब वो और ज़्यादा अच्छे से अपने आप को सेव कर सकेंगे। अब सेव किससे करना था उन्हें? सेव करना था उन्हें इंडियन किंग से अपने आप को, और जो दूसरे राइवल्स थे यानी दूसरे ट्रेड राइवल्स जो थे उनसे अपने आप को सेव करना था, जिसमें इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को भी रखना शुरू कर दिया। अब अपनी जो आर्मी थी इसमें इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को भी रखना शुरू कर दिया था। अब इसमें क्या था? दो थे, एक तो सवार्स होते थे और एक होते थे पैदल। अब सवार्स क्या थे? सवार्स जिसमें घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया जाता था, और पैदल वाले जो तलवारबाजी, धनुष बाण चलाकर जो भाग दौड़ करके इस तरीके के लड़ाइयाँ लड़ते थे। अब बहुत बाद में क्या हुआ कि मॉडिफिकेशन यानी मॉडर्नाइजेशन भी होने लगा। अब मॉडर्नाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आने लगी, जैसे कि नई नई गन्स आ गई। अब एक गन कैसी थी कि वो इस तरीके की गन लेकर आए, मैच लॉक जिसको कहा जाता था। इसे मैच की मदद से चलाया जाता था। नई ट्रेनिंग के दौरान इंडियन सोल्जर्स को ऐसे कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स भी लागू कर दिए गए थे जिनसे जो कि उनको प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ थे। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई थी जो उनको नहीं पसंद थी। बहुत सारे ऐसे इस तरीके के लोग थे जो अपने धर्म के खिलाफ इस तरह से चीज़ों को नहीं पसंद करते थे। वो जाके आप ये सारी चीज़ें आगे पूरा पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है 1857 एंड रिवॉल्ट का। अब ये आगे जाके इसने एक रूप धारण कर लिया था इन सारी चीज़ों ने, जिसे कहा जाता है 1857 की म्यूटिनी के रूप में। अब ये आप अपनी बुक में आगे भी एक चैप्टर है उसमें ज़रूर पढ़ेंगे। हाँ, अब इसमें कंक्लूजन क्या निकल कर आया था? अब इसका कंक्लूजन ये निकल कर आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि यहाँ पे ट्रेड करने आई थी, वो पूरे भारत पर उसने अपनी पावर कंट्रोल यानी पूरे भारत पर उसने अपना कंट्रोल जमा लिया था और यहाँ की वो रूलर बन गई थी। अब आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको पूरे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। अब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेसिडेंसी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान स्टॉप एक्सपोर्ट थ्रू हिज किंगडम इन? इनके आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप इन द ईयर? अब कौन से ईयर में फर्स्ट इंग्लिश वो फैक्ट्री सेटअप हुई थी? इंग्लिश फैक्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंट दे रही हूँ आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कहाँ पर हुई थी? हुगली में। अब ये कब हुई थी ये आपको बताना है। हु डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया इन 1498 में? अब किसने सी रूट को डिस्कवर किया था 1498 में? मैप दिखाया था ना आपको, उसमें सी रूट दिखाया हुआ था किस तरीके से यहाँ से दूसरी कंट्रीज आई थी। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बबीता भारद्वाज।